में हम देख रहे थे कुछ रिमेनिंग सेक्शन सी प्लस प्लस के। जैसा कि आपको पता है आज एंडिंग क्लास है, तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं रिमेनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप डेफ की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था किसी स्ट्रक्चर को आप डेफिनेटली रीनेम कर सकते हो टाइप डेफ का यूज करके। ठीक है, क्लास को भी रीनेम कर सकते हो, मतलब उसका एलियास नेम प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा टाइप डेफ और आप कहाँ यूज कर सकते हो उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी डेटा टाइप का भी नेम चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पर टाइप डेफ यूज कर सकते हो। कैसे, देखें क्या लिखना होगा, टाइप डेफ। ठीक है, जिस डेटा टाइप पर आप वर्क करना चाहते हो, सिंपल उसका नाम। अनसाइंड इंट हमारे पास में डेटा टाइप होता है, इंट बेसिकली होता है। ठीक है, उसमें हम अनसाइंड और साइंड मेंशन कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, सिंपल इसका यानी कि अनसाइंड इंट का एक नाम दे दिया यू इंट। अब क्या होगा अगर मैं प्रोग्राम में अनसाइंड इंट के बेसिकली डेटा टाइप को यूज करके कोई अगर वेरिएबल क्रिएट करूंगी, तो मैं उसका एलियास नेम यहाँ पे यू इंट यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्या यूज किया मैंने, यू इंट। अब देखिए यू इंट और उस नाम से, मतलब यू इंट मैंने बेसिकली नेम यूज किया जो कि एलियास नेम था, और क्या वेरिएबल का नाम यूज किया, ए। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे आप नॉर्मल सिंपल वेरिएबल पे वर्क करते हो, वैसे ही ये वेरिएबल किस टाइप का हो गया, अनसाइंड इंट टाइप का हो गया। मतलब पॉजिटिव वैल्यूज अलाउड है, ठीक है, और नेगेटिव अलाउड नहीं है। ऐसे ही अगर आप किसी एरे को भी रीनेम करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट और मैंने मेंशन कर दिया IARR। ठीक है, तो मतलब इंट और 5 साइज की एरे को मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, IARR। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने उसका रीनेम तो कर दिया। अब कैसे यूज करेंगे, देखें यहाँ इस केस में अगर मैं लिखूंगी सिंपल IARR और B, तो इसका इस लाइन का क्या मतलब होगा कि आपके पास में एक बी एरे होगी और इंटीजर टाइप की एरे होगी प्लस 5 मेंबर्स की वो एरे होगी। ठीक है, तो मतलब हमने क्या कर दिया, 5 मेंबर्स की एरे को भी एक नाम दे दिया IARR और सिंपल वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको एरे के साथ में काम करना है, तो जैसे हम एरे में इनपुट लेते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करके, वैसे आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो कि मैंने 5 एलिमेंट्स की एरे क्रिएट की थी, तो 0 to 4 टाइम्स ये लूप चलेगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि साइज अगर हम 5 दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 to 4 यानी कि इंडेक्सेस होंगे, और उन अलग अलग इंडेक्सेस पर आप सिंपल डिस्प्ले भी करवा सकते हो वैल्यू को। ठीक है, और उनका इनपुट भी ले सकते हो उन इंडेक्सेस में। तो मैंने यहाँ पे देखे इनपुट भी लिया है। ठीक है, और उनको लूप चला के जैसे हम एरे के साथ में काम करते हैं वैसा ही यहाँ पर भी काम किया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एरे को रीनेम करने की और सिंपल किसी डेटा टाइप को रीनेम करने की। ठीक है, ये दोनों तरीके हमने किसके साथ देखे, सिंपल हमने देखे किसी स्पेसिफिक टाइप डेफ के साथ में। ठीक है, मतलब टाइप डेफ के साथ में हमने ये दो तरीके देखे। ठीक है, तो मेन तो यहाँ पर ये दो ही कंसेप्ट है। हम चाहे तो पॉइंटर्स को भी रीनेम कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल क्या है कि मैंने क्या कर दिया, इंट स्टार, मतलब इंटीजर पॉइंटर मुझे क्रिएट करना था, तो मैंने इंट स्टार को क्या कर दिया, उसका एक नया नाम दे दिया। क्या नया नाम दिया, मैंने यहाँ पे नाम यूज कर दिया इंट p। मतलब अगर मुझे कोई भी पॉइंटर क्रिएट करना है, लेकिन वो पॉइंटर अगर इंटीजर टाइप का होगा, तो मैं उसके लिए एलियास नेम यहाँ पर क्या यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे जो एलियास नेम हुआ वो क्या हो गया हमारे पास में, इंट p। ठीक है, अब मैं जब एलियास नेम यूज करूंगी तो वो क्या होगा, इंट p। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंट p यूज किया। ठीक है, और इंट p के साथ में क्या डेफिनेशन बाइंड अप है, इसकी डेफिनेशन ये है कि वो एक इंटीजर पॉइंटर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और उस इंटीजर पॉइंटर को क्रिएट करते टाइम मैंने यहाँ पर देखें वापस से कहीं स्टार यूज नहीं किया,
क्योंकि पॉइंटर क्रिएट करते टाइम तो स्टार यूज करना होता है, जबकि मैंने यहाँ पे यूज ही नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार बता दिया। ठीक है, देन पी बता दिया मैंने कि पी एक पॉइंटर होगा। कैसे पता चल रहा है? अभी हम मैंने बताया कि एलियास नेम है, और अब पॉइंटर है तो डेफिनेटली वो चाहे तो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है और एरे भी स्टोर कर सकता है। तो एरे के साथ में तो एड्रेस ऑफ हमें इंप्लीमेंट मतलब नहीं लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एरे के नेम के साथ ही उसका एड्रेस क्या होता है, जो उसके स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो उसमें साथ में कंबाइंड होता है। तो मैंने डेफिनेटली यहाँ पे क्या कर दिया, जो पॉइंटर बनाया उसमें इक्वल करके भी लिख दिया। मतलब अब पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये एक लोकेशन होगी और पॉइंटर जो है हमारे पास में की नाम से वो इस लोकेशन को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। लेट्स से इस लोकेशन के फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस 0 है, बेस एड्रेस 0 है, तो पी में असाइन हो जाएगा। और पी क्या है? पी इज अ पॉइंटर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो टाइप डेफ को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। देन अगर आगे कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप डेफ के बाद इसका मैंने देखे यहाँ पर जो भी एग्जाम यहाँ पे मेन में इम्प्लीमेंटेशन किया है उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आप उनको लिख सकते हो। कैसे कि यहाँ पर आप इनपुट ले सकते हो, सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट लिया लेट्स से 10, और अगर मैं डिस्प्ले करवाऊंगी तो इनपुट में आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से 10। ठीक है, ऐसे ही एरे के हर एक इंडेक्स पे आप इनपुट ले सकते हो और उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, टाइप डेफ नेक्स्ट, टाइप डेफ अभी लास्ट था, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है CERR, मतलब एरर हैंडलिंग के केस में। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है एरर हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली। तो अब उस केस में यहाँ पर जैसे आप लोगों ने जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में ट्राई कैच यूज किया था, ठीक है, तो वैसा अभी जो हम बेसिकली C++ पढ़ रहे हैं तो उस वर्जन में तो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे एरर मैसेज को या एरर को कैसे डील कर सकते हो। ठीक है, उसके मैसेज को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ तक किसी को कोई एरर स्ट्रीम के लिए है, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर CERR में C तो मतलब वही वापस से कैरेक्टर या कंसोल बोले, और ERR मतलब एरर। तो अगर हमें कंसोल पर एरर, कंसोल मतलब जो हमारे पास में एग्जीक्यूशन टाइम पर विंडो, हमें आउटपुट विंडो जो दिखाई देती है उसको हम कंसोल कह रहे हैं। ठीक है, वहां पर हम एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए CERR यूज कर सकते हैं। अगेन OS स्ट्रीम का पार्ट है, OS स्ट्रीम का एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सी आउट की तरह। ठीक है, अब देखें क्या किया मैंने इस प्रोग्राम में। सिंपल, मैंने मार्क्स का इनपुट लिया और मार्क्स जो है वो बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू ले सकती हूँ। लेकिन मैंने ये चेक करवाया कि अगर किसी पर्सन ने मार्क्स इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया तो अगर मार्क्स आपने क्या किए, नेगेटिव दे दिए यानी कि 0 से कम दे दिए, तो मैंने इस केस में CERR के थ्रू कंसोल पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है। जनरली एरर मैसेज के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, CERR। यही काम आप सी आउट के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, बट सिंपल अगर आपको इस तरह के कहीं एरर मैसेज डिस्प्ले करवाने हैं तो आप यहाँ पे CERR यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इनवैलिड मार्क्स ये मैंने मैसेज दे दिया। अगर किसी यूजर ने नेगेटिव मार्क्स दिए होंगे तो यानी कि 0 से कम मार्क्स दिए होंगे तो, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट मार्क्स दिए हैं यानी कि जो कंडीशन है ये अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो डेफिनेटली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा, जब मार्क्स किसी यूजर ने सिंपल क्या दिए होंगे। एल्स कब एग्जीक्यूट होगा पार्ट, जब मार्क्स यहाँ पर सिंपल ग्रेटर होंगे 0 से। ठीक है, और अगर यहाँ पे इक्वल भी होंगे तो उस केस में मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 0 को भी इस तरीके से चेक करवा सकते हो, बट ऐसा पॉसिबल है किसी स्टूडेंट के 0 मार्क्स आए। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे अगर मार्क्स 0 या 0 से ज्यादा है तो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई CERR। और सिंपल
टाइप डेफ की। तो इसी के साथ प्रोग्रामिंग के जो एग्जाम्पल थे वो ओवर होते हैं। लास्ट जो हमारे पास में C++ का रिमेनिंग पोर्शन रहता है वो है कि किसी प्रोग्राम को हम कैसे कंपाइल कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये जरूर समझाया था कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के टाइम कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट होती हैं, लेकिन ये प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है वो मैंने आपको नहीं समझाया। मे बी आप लोगों ने सी में ये कंटेंट को डिस्कस किया होगा, सर ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, नो डाउट। ठीक है, तो एक बार इसको C++ के साथ में हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम तो हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन कंप्यूटर तो इंग्लिश नहीं समझता ना, कंप्यूटर को तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर ही समझाना होता है। और ये कन्वर्जन हम तो करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करते। ये कन्वर्जन कौन करता है? ऑटोमेटिकली कंपाइलर करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम बेसिकली कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट होता है, और ये सारा का सारा काम कौन करता है? ये पर्टिकुलर टर्म कहलाती है कंपाइलिंग, और कौन करता है? कंपाइलर। ठीक है, कैसे होता है वो देख लेते हैं। 3 फेजेस होती हैं कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन की, किसी भी प्रोग्राम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारा कोड, यानी कि हमारी कोड फाइल जिसका एक्सटेंशन .cpp होता है। 3 तरह की फाइल्स यहाँ पे यूज में आती हैं। ठीक है, सोर्स फाइल जिसको कि बेसिकली हम ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ये तो हमारी अंडरस्टैंडेबल फाइल थी, लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए पहले उस फाइल को क्या करना होता है? ओबीजे फाइल, यानी कि कंपाइलर उसको ओबीजे फाइल में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट फाइल जिसको कि हम बोल रहे हैं। अब अगेन मशीन लैंग्वेज में ऑलरेडी फाइल रिटर्न होती है, तो हम तो उसको समझ ही नहीं सकते। ठीक है, एक्सटेंशन .obj होता है, और एट द एंड जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होती है, कौन क्रिएट करता है? यहाँ पर लिंकर उसको क्रिएट करता है। ठीक है, कंपाइलर तो ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, लिंकर उसकी exe फाइल क्रिएट करता है, और उस exe फाइल को सिंपल रैम में लोड करके और हम अपने प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो exe फाइल हमारे पास में वो फाइल होती है जो आउटपुट, जिसका आउटपुट हमें विजिबल होता है। सिंपल exe किसी प्रोग्राम, अगर आपने देखा है गेम्स वगैरह, ठीक है, तो गेम्स वगैरह आपने जो जावा में भी बनाए होंगे उनका एक्सटेंशन भी .exe ही होगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब exe, या अगर हम इंटरनेट से कोई फाइल सॉफ्टवेयर की डाउनलोड करते हैं उसका एक्सटेंशन भी .exe ही होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 3 जो हमारे पास में क्रिएट होती हैं। इसके अलावा हमारे पास में 3 फेजेस, मतलब टोटल 4 फेजेस होते हैं यहाँ पर C++ के प्रोग्राम के कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन फाइल बनने में। सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, कंपाइलेशन, लिंकिंग और एग्जीक्यूशन। इन चारों फेजेस का मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर रखा है, बट इस डिस्क्रिप्शन को समझाने से पहले मैंने इनका एक समरी, एज अ समरी की तरह यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं। क्या है समरी? ठीक है, मैंने हर फेज को अलग समझाया भी है, बट समरी भी ऐड की है। तो देखिए, प्री प्रोसेसर हमारे पास में जो फर्स्ट फेज होती है प्री प्रोसेसिंग की, ठीक है, क्यों होती है ये फेज? हमारे फाइल में जितने भी हमने प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए हैं, ठीक है, अब वो किसी ना किसी हेडर फाइल को तो हमने देखा था बिलोंग करते हैं, जैसे अगर मैं get.ch की बात करूं, ठीक है, इसके अलावा cout और cin भी जो 2 ऑब्जेक्ट हैं वो IO स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अलावा अगर हमने कोई फंक्शन यूज किया है get.ch, clr, scr, तो उनकी कोडिंग जो है वो रिप्लेस हो जाती है कंपाइलेशन से पहले। ये कौन करता है? ये इस प्री प्रोसेसिंग फेज में होता है। इसको करता कौन है? प्री प्रोसेसर। प्री मतलब पहले, ठीक है, तो कंपाइलेशन से पहले का काम बेसिकली जो होता है उसको हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, और इस फेज में यही होता है कि हमारे पास में C++ का जो सोर्स फाइल थी वो कन्वर्ट हो जाती है एक्सपेंडेबल सोर्स कोड में, और उस एक्सपेंडेबल सोर्स कोड में हमारी प्रोग्रामिंग फाइल में हमने जितने भी फंक्शंस यूज में लेकर आए हैं जो कि अलग अलग हेडर फाइल्स को बिलोंग कर रहे हैं, उनका कोड जो हो जाता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको प्री प्रोसेसिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली
हम जो भी यहाँ पर कोड सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एज लाइक मैक्रो की तरह सब्स्टिट्यूट हो गया कोड, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर को भी तो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देता होगा ना ये काम करने के लिए। अब कंपाइलेशन तो इसके बाद वाली प्रोसेस है, लेकिन कंपाइलेशन से पहले ऑटोमेटिकली प्री प्रोसेसर ये काम करता है। उसको कौन इंस्ट्रक्शन देता है? उसके लिए यहाँ पर हम जैसे प्रोग्राम में अगर हैश डिफाइन हैश इंक्लूड यूज करते हैं तो वो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। वो डायरेक्टिव जो है, डायरेक्टिव का मतलब एक डायरेक्शन देना, तो प्री प्रोसेसर को प्री प्रोसेसिंग फेज में कौन डायरेक्शन देगा? बेसिकली डायरेक्टिव्स। कौन से डायरेक्टिव? सिंपल आसान भाषा में समझें तो हैश इंक्लूड हैश डिफाइन जो हम लिखते हैं उनको डायरेक्टिव्स कहते हैं। अब एक्सपेंडेबल सोर्स कोड बन गया, सोर्स कोड जो हमारे पास में एक्सपेंड या एक्सपेंडेबल बन गया, ठीक है, एक्सटेंडेड बेसिकली बोलते हैं। तो अब वो बेसिकली कंपाइलर यूज करता है और उसको क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, देन लिंकर क्या करेगा? लिंक करने का काम करेगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम भी मैं अभी आपको यहाँ पे ड्रॉप इसके बॉटम सेक्शन में फाइल में मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो मैंने हर फेज को उसी पर्टिकुलर 3 पॉइंट्स के साथ में समझाया है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन इसका जरूर देख लीजिएगा। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, बाकी हर एक पॉइंट को मैंने समझाया है कि कंपाइलेशन फेज का आउटपुट डॉट ऑब्जेक्ट फाइल होती है, कंपाइलर इसको क्रिएट करता है, उस ओबीजे फाइल में लो लेवल के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। और बेसिकली हर एक फेज का कोई ना कोई इनपुट तो होगा, तो प्री प्रोसेसिंग फेज का जो आउटपुट था यानी कि एक्सपेंडेड सोर्स कोड, वो इस कंपाइलिंग फेज का क्या कहलाएगा? इनपुट का काम करेगा, ठीक है। और एक्सपेंडेड सोर्स कोड से वापस से यहाँ पे वापस से मतलब एक फाइल क्रिएट होगी, इसका एक्सटेंशन डॉट ओपीजे होगा, अभी मैंने समझाया। कंपाइलर जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करने से पहले एरर्स भी चेक करता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर एरर नहीं है तभी तो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। देन अब लिंकिंग फेज में क्या है? मैंने अभी बताया, हमारे पर्टिकुलर फाइल में आपके पास में कोई भी अगर लिंकिंग का काम जो होता है, ठीक है। अब किसकी लिंकिंग का? अभी मैंने बताया कि फंक्शन जो है वो तो जस्ट वेट अ मिनट, जो प्री प्रोसेसिंग फेज थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि बेसिकली फंक्शन वहां पे सब्स्टिट्यूट होते हैं, एग्जैक्टली वहां पर जो आपके हेडर फाइल्स हैं उनके कोड सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। हेडर फाइल का जो कोड है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं लिंकिंग फेज की, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहूंगी कि इस फेज में बेसिकली लिंकिंग होती है, ठीक है, कि फंक्शन जो आपने कॉल किए हैं, बेसिकली फंक्शन जो आपने डिफाइन किए हैं उनकी कॉलिंग यानी कि वो किसके साथ में बाइंड होंगे, ठीक है, वो कहां पर होती है? लिंकिंग फेज में। मैं रिपीट करती हूँ मैंने क्या बोला। इस फेज का आउटपुट जो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है, और वो बेसिकली लाइब्रेरी फाइल्स के साथ में क्या हो जाती है? बाइंड होती है, ठीक है। तो मैं एक बार वापस से अभी आपको करेक्शन करके बताती हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या बोला। अच्छा, इसको पहले एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, फिर मैं बता देती हूँ कि मैंने अभी क्या बोला। ये देखें, C++ फाइल, ठीक है, प्री प्रोसेस्ड कोड बना यानी कि एक्सपेंडेड सोर्स कोड बना। कैसे बना? क्योंकि प्री प्रोसेसर ने उस पर वर्क किया बिफोर कंपाइलेशन, फिर ये कोड बन गया, ठीक है, एक्सपेंडेड सोर्स कोड, उस पर कंपाइलर वर्क करेगा और ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लिंकर काम करेगा और लाइब्रेरी फाइल्स जो है यानी कि प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस हैं वो फंक्शन बेसिकली कॉल मतलब कहीं ना कहीं उनकी डेफिनेशन भी मेंशन की हुई होगी, तो उसको लिंक करने का काम कौन करेगा? लिंकर। और एट द एंड एग्जीक्यूटेबल कोड हमारे पास में क्रिएट होगा। और इस एग्जीक्यूटेबल कोड ये तो सिर्फ क्रिएट हुआ है, लेकिन लोडर हमारे पास में एक ऐसा कंपोनेंट होता है, वो क्या कर देगा? इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड कर देगा ताकि हमारे पास में जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट नजर आ जाएगा, ठीक है। अब जो मुझे करेक्शन आपको बताना है वो एक बार देख लीजिए। यहाँ मैंने अगर लिंकिंग फेज की बात की थी, ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। और प्री प्रोसेसिंग और लिंकिंग के केस में देखें, इस फेज में क्या हो रहा है?
इन दिस फेज, ठीक है, इस फेज में बेसिकली क्या होता है, जितनी भी लिंकिंग परफॉर्म होती है वो लिंकर के थ्रू होती है, ठीक है। किसकी लिंकिंग? ऑल द लिंकिंग ऑफ फंक्शंस कॉल्स विद देयर डेफिनेशन आर डन, मतलब फंक्शन जो हमने यहाँ पे प्लेस किए हैं, ठीक है, अब वो फंक्शन किसी ना किसी लाइब्रेरी फाइल्स को बिलोंग करेंगे। हेडर फाइल जो होती है वो उनमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के प्रोटोटाइप होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी फाइल्स में उन फंक्शन के कोड होते हैं, ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग फेज में तो उन पर्टिकुलर फाइल्स के क्या होते हैं, जो फंक्शन की कॉलिंग होती है वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं प्री प्रोसेसिंग फेज में। लेकिन लिंकिंग के टाइम लाइब्रेरी फाइल्स में जो फंक्शन, जैसे getch जो फंक्शन कॉल हुआ है उसका कोड तो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना, तो उस कोड के साथ में, ठीक है, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी फाइल से बाइंड हो जाएगा। किस फेज में? लिंकिंग फेज में, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग में सिर्फ और सिर्फ कोड सब्स्टिट्यूट होता है कि आपके जो फंक्शंस वहां पे आपने क्रिएट किए हैं, कॉल किए हैं बेसिकली, ठीक है, उनके कोड सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। जैसे आपने अगर हैश इंक्लूड यूज की है तो उसका सारा का सारा जितने भी फंक्शन के प्रोटोटाइप हैं वो आपकी सोर्स कोड की जो फाइल है उसमें प्लेस हो जाती है, भले ही आप फंक्शन को यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो सारा का सारा कोड हैश इंक्लूड अगर आपने iostream.h लिखा है तो उस फाइल में जो भी कोड है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है प्री प्रोसेसिंग में, ठीक है। जबकि लिंकिंग में आपने अगर getch फंक्शन यूज किया है तो वो पर्टिकुलर फंक्शन किस फाइल को बिलोंग कर रहा है, किस लाइब्रेरी फाइल में उसका कोड लिखा है, getch फंक्शन बना हुआ है, हमने उसको यूज किया, कोड तो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना, तो वो कब लिंक होगा? लिंकिंग के टाइम। बस यही यहाँ पे मेन समझने की बात थी, ठीक है। और इसी के साथ C++ जो है वो ओवर होता है यहाँ पर, ठीक है। उसमें जितने भी कंटेंट हमें समझने थे वो मैंने आपको बता दिए। एट द एंड ये मैंने इसके एक और भी यहाँ पर ये चार्ट या मैं यूं कहूँ डायग्राम मैंने यूज किया है, जो अभी समझाया बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। और लास्ट में असाइनमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको ये असाइनमेंट्स करने हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो क्यू बैंक के असाइनमेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करना है और कोई भी 3 क्वेश्चन आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के करने हैं। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे भी चुकी हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ये जो है वो आपको करने हैं, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन कौन से टॉपिक के? फाइल हैंडलिंग के, ठीक है। इनके अलावा टोटल आप 5 क्वेश्चन कोई से भी कर लीजिएगा,